हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मिसल क्लासेस में सभी डियर स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे हिंदी इलेक्टिव। जी मेरे डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हिंदी इलेक्टिव। हिंदी इलेक्टिव के दो बुक होते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, जिसे हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक का नाम है गद्य खंड और दूसरा का नाम है काव्य खंड। मेरे डियर स्टूडेंट, मैं खास करके उस कैंडिडेट को इन्वाइट करता हूं जो बार बार कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि सर आप कब हिंदी पढ़ाएंगे, सर आप कब हिंदी पढ़ाएंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को बताएं कि आज ही हम लोग हिंदी इलेक्टिव के गद्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर 9 तक डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर 9 तक किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे 2021 में, हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को आज बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। मेरे डियर स्टूडेंट, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट बार बार इन्वाइट कर रहे हैं, बार बार हमको बोल रहे थे कि सर कमेंट बॉक्स में कि आप हिंदी कब पढ़ाइएगा, हिंदी कब पढ़ाइएगा, तो मैं खास करके उस कैंडिडेट को इन्वाइट करता हूं कि वो आए और हिंदी इलेक्टिव के गद्य खंड के सभी टॉपिक एक ही वीडियो पर देखें। मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट आपको जितना सारा क्वेश्चन इस मिसल क्लासेस में आप लोगों को बताया जाएगा, ये यकीन मानिए मेरे डियर स्टूडेंट कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी अगर ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आपको इतना सारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे। मेरे डियर स्टूडेंट, मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छी ढंग से मालूम है। पर शर्त है मेरे डियर स्टूडेंट कि जब भी आप वीडियो देखिए कृपया करके स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से मेरे डियर स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करवाता हूं वो आप नहीं नोट कर पाते हैं और आने वाले एग्जाम में हो सके कि क्वेश्चन पलट दें। तो मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है कि 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। जी मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो देखेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेरे डियर स्टूडेंट, यकीन मानिए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पे नहीं आएंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट हिंदी इलेक्टिव जिसे हम हिंदी ऐच्छिक के नाम से जाने जाते हैं, आज हम लोग गद्य खंड के टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 9 तक डिस्कस करेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट, सभी कैंडिडेट को ये क्लास के लिए इन्वाइट करें मेरे डियर स्टूडेंट। तो जो कैंडिडेट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ करके वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे डियर स्टूडेंट सभी भाई बहन को, सभी फ्रेंड को शेयर करें, ताकि मेरे डियर स्टूडेंट मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे डियर स्टूडेंट, मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं, वो ट्यूशन, इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते। तो खास करके मेरे डियर स्टूडेंट, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं मेरे डियर स्टूडेंट जो पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करना चाहते हैं, तो वो कहीं भी मोबाइल खोलकर आप देख सकते हैं। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 से लेकर 9, जिसे हम लोग गद्य खंड के नाम से जाने जाते हैं। और हम लोग देखेंगे सबसे पहला टॉपिक कि पहला टॉपिक में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम पे पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन बताने से पहले आप देख रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट कि लिखा हुआ है जैक बोर्ड 2019। यकीन माने मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ गलत नहीं लिखा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। एग्जाम से पहले मेरे डियर स्टूडेंट जो 2019 या 2020 में पूछे गए हैं प्रश्न, हम सभी प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम बता देंगे और आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहला प्रश्न है प्रेमचंद की सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, मानसरोवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे डियर स्टूडेंट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईद। मेरे डियर स्टूडेंट, जो चैप्टर 1 से जितना भी क्वेश्चन है ईदगाह, जिसके चैप्टर 1 का नाम है मेरे डियर स्टूडेंट, मैं नाम भी लिख देना चाहता हूँ। चैप्टर 1 का नाम है मेरे डियर स्टूडेंट की ईदगाह। पहला टॉपिक का नाम है मेरे डियर स्टूडेंट ईदगाह। ईदगाह से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन, चलिए मेरे डियर स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैजे की। जी मेरे डियर स्टूडेंट, जो हामिद के पिता है उनको पिता के मेरे डियर स्टूडेंट उनका हैजा हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या है। ईदगाह कहानी में हामिद की दादी के नाम आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आमीना। हामिद की दादी का क्या नाम थे, तो आमीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे दोस्तों मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन 1 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम कोई भी क्वेश्चन में वीवीआई नहीं लगाएंगे मेरे दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे वो क्वेश्चन मैं बता देना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे उसको हम एरो कर देंगे, वो क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ना देखें। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 पैसे। अगला प्रश्न देखते हैं। ईदगाह के मेले से सभी बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिमटा। चिमटा किसके लिए खरीदे थे हामिद ने? अपने दादी जी के लिए। अगला प्रश्न है, ईदगाह क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी। ईदगाह एक कहानी है। ईदगाह कहानी में किसका चरित्र यह व्यक्त करता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हामिद। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, माँ बाप मर जाने के कारण हामिद की परवरिश कौन करता है। जी मेरे दोस्तों, जो हामिद के माँ बाप मर चुके थे तब उनकी परवरिश किसने किए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी दादी जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईदगाह कहानी के पात्र हामिद के पिता का नाम क्या है। ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का क्या नाम थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आबिद। ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का नाम था आबिद। अगला प्रश्न है, जिन्ना को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। ईदगाह कहानी में यह वाक्य किसने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहसिन। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, बचपन में बड़ों जैसी समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। चैप्टर 1 से आज हम लोग देखें 12 क्वेश्चन। चलिए हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 2 का मेरे प्यारे दोस्तों नाम है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन। जी मेरे दोस्तों, दोपहर का भोजन। चैप्टर 2 का नाम है दोपहर का भोजन। चलिए दोपहर के भोजन का पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं लिखा हुआ दोपहर का भोजन साहित्य किस विद्या की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी। दोपहर का भोजन क्या है, कहानी। चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, दोपहर का भोजन कहानी का कौन सा पात्र गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देता है और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धेश्वरी। अगला प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई स्कूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है। छोटे लड़के का नाम पूछ रहे सिद्धेश्वरी के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण। चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो देख रहे हैं, देखकर आपको खुशी होना चाहिए कि जैक 2019 में पूछे गए हैं। घर में मक्खियों का भिनभिनाना पक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दरिद्रता। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे, दोपहर का भोजन के लेखक कौन है। जी मेरे रेस्टोरेंट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि दोपहर के भोजन के जो कहानी है उसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे, दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग की कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का रामचंद्र स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रूफ रीडिंग। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। मुंशी चंद्रिका प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो दोपहर के भोजन से रिलेटेड है। मामूल होता है अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी ने या मुंशी जी से किसने कही।
तो इसका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी, सिद्धेश्वरी जी ने कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, जैकपॉट 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह को कलरकी से किनकी छटनी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। मेरे डियर स्टूडेंट आज हम लोग अभी देखिए टॉपिक 2 जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस टॉपिक का नाम था दोपहर के भोजन। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। मैंने बताया दोस्तों कि हम लोग एक ही वीडियो पर चैप्टर 1 से लेकर 9 तक गद्य खंड के जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए चैप्टर 3 को देखते हैं, और चैप्टर 3 का नाम है टॉर्च बेचने वाले। जी मेरे प्यारे, टॉर्च बेचने वाले चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, टॉर्च बेचने वाले का आज का पहला प्रश्न है। टॉर्च बेचने वाला का प्रश्न है मेरे प्यारे, टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है? जी मेरे प्यारे, टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए, व्यंग्यात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के मध्य से लेखक ने किस पर प्रहार किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। जितना भी टॉपिक है मेरे प्यारे कि ये टॉपिक किसने लिखे हैं, खास करके वो क्वेश्चन आप लोग नज़र रखेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम पे ये क्वेश्चन 2 बार पूछे चुके हैं कि कोई भी टॉपिक से दे देंगे कि जैसे हमीद के लेखक कौन है या ईदगाह के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे डियर स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले व्यंग रचना में चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला किस ब्रांड की टॉर्च बेचता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षाप। अगला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले रचना में कितने मित्रों की व्यापारिक प्रक्रिया के द्वारा व्यंग दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाला वादे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, 5 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने दोस्त के साथ रहकर टॉर्च बेचने वाले ने किस दिन अपनी टॉर्च की पेटी नदी में फेंक दी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे दिन। अगला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले का दोस्त जनता के मध्य क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी साधु भी मानते हैं, संत भी और दार्शनिक भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भय पुरुष प्रवचन के अंत में जनता से किस मंदिर में आकर अपनी अंत ज्योति जगाने की बात कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधना मंदिर। अगला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा भय पुरुष किसके समान लगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्मों का संत। तो मेरे डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग टॉपिक 3 तक देखे, चलिए हम लोग टॉपिक 4 देखते हैं। टॉपिक 4 का नाम है मेरे प्यारे गूंगे। जी मेरे प्यारे, टॉपिक 4 के नाम है गूंगे। तो हम लोग देखेंगे अब गूंगे से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए गूंगे का पहला प्रश्न है, गूंगे किस विधा की रचना है? जी मेरे प्यारे, गूंगे किस की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूंगे एक कहानी है। अगला प्रश्न है, गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्यक्त संवेदनशीलता को रेखांकित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांग। अगला प्रश्न है, गूंगे कहानी के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रांगेय राघव। अगला प्रश्न है, गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेहनत की खाता हूँ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर ना मिल गया, यह कथन किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमेली ने।
अगला क्वेश्चन है, क्यों रे तूने चोरी की है? यह प्रश्न गूंगे से किसने कहा या किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चमेली ने। चमेली जी ने कहा था, क्यों रे तू चोरी की है? यह कथन चमेली ने गूंगे से कहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गूंगे कहानी के अनुसार किसने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चमेली ने। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे, गूंगे को किसने पाला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गूंगे को किसने पाला था? तो गूंगे को पाला था बुआ फुआ ने। अगला प्रश्न है प्यारे, खेलते खेलते किसने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वसंता ने। तो मेरे प्यारे अभी तक हम लोग देखें चैप्टर 4 तक। चलिए आप देखते हैं टॉपिक 5। टॉपिक 5 से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि टॉपिक 5 का नाम है ज्योतिबा फुले। जी मेरे प्यारे, ज्योतिबा फुले। टॉपिक 5 का नाम है ज्योतिबा फुले। चलिए प्यारे, टॉपिक 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। ज्योतिबा फुले शीर्षक जीवन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा अरोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट नहीं पूछा गया अभी तक मेरे प्यारे, तो मैं बता देना चाहता हूँ फिर भी कि किस प्रकार से पूछे गए थे ये प्रश्न 2019 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 2019 में पूछे जा चुके हैं, तो उसको भी देख लेना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न है मेरे प्यारे कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना को प्रमुखता देने की प्रेरणा। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। ज्योतिबा फुले की जीवन में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए किस कार्य का उल्लेख किया? तो मेरे प्यारे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, सावित्री। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्री। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संग्रहित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का विवाह किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1840। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का बहुचर्चित ग्रंथ शीतक रचना याचा आसूड कब रचा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1883। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न देखकर आप बहुत ही उत्सुक है मेरे प्यारे कि 2019 में पूछे गए हैं। अस्पृश्यता, जिसे हम लोग अनुच्छेद 17 में देखते हैं कि अस्पृश्यता जनजातियों या जातियों के, यहाँ जनजाति या जातियों भी हो सकते हैं मेरे प्यारे, जो थ्योरी वर्ड पढ़ चुके हैं वहाँ जनजाति भी लिखे हुए थे। तो जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने क्या उपाय किए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योतिबा फुले को महात्मा गांधी की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1888, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे प्यारे, अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा सत्य शोधक समाज। अगला क्वेश्चन है, किस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, ऐसे परिवार को ज्योतिबा फुले ने क्या कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्श परिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में लड़कियों की शिक्षा की पहली पाठशाला की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर बी, 1848 मेरे प्यारे। अभी तक हम लोग देखें टॉपिक 5 जिसका नाम था ज्योतिबा फुले। चलिए अब देखते हैं टॉपिक 6। टॉपिक 6 का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि टॉपिक 6 का नाम है खानाबदोश मेरे प्यारे, इसका नाम है खानाबदोश। अब देखते हैं हम लोग कि खानाबदोश से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं।
तो चलिए खानाबदोश का पहला प्रश्न में प्यारे आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग। अगला प्रश्न है, खानाबदोश किस विद्या की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी। अगला प्रश्न है, खानाबदोश कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुकिया। अगला प्रश्न है, खानाबदोश कहानी में सुकिया और उसकी पत्नी मानो क्या कार्य करते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईट पाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भट्टा मालिक मुख्तार की गैर हाजिरी में मालिक बने सुबेश सिंह ने किसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया? ऑप्शन नंबर ए, किसनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खानाबदोश कहानी के मुख्य पात्र सुकिया और मानो को कौन सा लक्ष्य मिल गया था? इसका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर बी, पक्की ईंटों से बना या पक्की ईंटों से घर बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुबेर सिंह के आदर्श ने किसे नशे की लत लगा दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महेश। मेरे प्यारे चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 है मेरे प्यारे, खानाबदोश कहानी में भट्टा मालिक मुख्तार सिंह का लड़का सुबेश सिंह किस प्रकृति का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलासी। अगला प्रश्न है, खानाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्तार सिंह। मुख्तार सिंह खानाबदोश कहानी के भट्टे के मालिक थे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 1010, खानाबदोश कहानी में भट्टा मालिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्तार सिंह। अगला प्रश्न है, खानाबदोश कहानी के अनुसार भट्टे पर सबसे खतरे वाला काम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरी पर काम करना। मेरे प्यारे अभी तक हम लोग देखे टॉपिक 6, चलिए मेरे प्यारे आप देखते हैं टॉपिक 7। टॉपिक 7 का प्रश्न पूछने से पहले या बताने से पहले देखते हैं इसके नाम क्या है। तो टॉपिक 7 का नाम है नए की जन्म कुंडली। नए की जन्म कुंडली। जी मेरे प्यारे टॉपिक 7 का नाम है नए की जन्म कुंडली। इसका राइटर है मुक्तिबोध। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक मुक्तिबोध एक राइटर है मेरे प्यारे। तो चलिए लिखा हुआ पहला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? और ध्यान से देखिए मेरे प्यारे, यह पूछा गया कब? 2019 में। और यकीन मानिए मेरे प्यारे दोस्त 2021 में पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल आप ना भूलें कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। तो मैं इसका बता देना चाहता हूँ, यहाँ क्वेश्चन में आंसर मेरे प्यारे दिया हुआ है, आधा नाम दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसका पूरा नाम है गजानंद माधव मुक्तिबोध। जी मेरे प्यारे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसका पूरा नाम है गजानंद माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नए की जन्म कुंडली एक शीर्षक निबंध मुक्तिबोध की किस प्रसिद्ध पुस्तक के उद्धृत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर बी, एक साहित्यिक की डायरी। अगला प्रश्न है, नए की जन्म कुंडली एक निबंध के अनुसार सौंदर्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रहस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक नए की जन्म कुंडली एक निबंध के अनुसार किस बात से अधिक विनाशक अन्य कोई बात नहीं होती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांसारिक समझौता करना। अगला प्रश्न है, नए की जन्म कुंडली एक निबंध में लेखक ने अपने और अपने परिचित में कितना भेद बताया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 ध्रुवों का। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे, लेकिन फिर भी एग्जाम पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे प्यारे, तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। पता नहीं एग्जामिनेशन कौन से क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अभियार्थ एक होते हुए भी ध्यानार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नए की जन्म कुंडली। अगला प्रश्न है, नए की जन्म कुंडली एक गजानन माधव मुक्तिबोध
की किस विद्या की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, लेखक के परिचित बुद्धिमान व्यक्ति उनसे कितने वर्ष बाद मिले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक का परिचित जब घर तथा बाहर के विरोध से जर्जर हो गया तब भी उसने अपनी कौन सी विशेषता नहीं त्यागी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिद पर अड़े रहने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न है, मेरे प्यारे, लेखक के अनुसार हम एक ही भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या एक होते हुए भी ध्यानार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधार्थ। मेरे प्यारे, अभी तक हम लोग देखें चैप्टर 7। चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 से भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और या पूछे जाएंगे। तो चैप्टर 8 का नाम है मेरे प्यारे उसकी माँ। ध्यान से देखिए, चैप्टर 8 का नाम है उसकी माँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए मेरे प्यारे देखते हैं उसकी माँ की पहला प्रश्न क्या है, उसकी माँ किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी। पूछा गया है मेरे प्यारे 2019 में, ध्यानपूर्वक देखें। उसकी माँ कहानी के लेखक पांडे बेचन शर्मा किस युग के कहानीकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद युग। अगला प्रश्न है, उसकी माँ कहानी में कौन सा युवा देश की दुर्वावस्था का जिम्मेदार शासन तंत्र को मानता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। अगला प्रश्न है, उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देखकर थोड़ा घबरा गए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस सुपरिटेंडेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है 5 है, जमींदारी के काम से 4-5 दिन के लिए बाहर गए लेखक को लौटने पर पत्नी क्या समाचार देती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल 15 साथियों सहित पकड़ा गया। अगला प्रश्न है, लाल और उसके साथियों के घरों में पुलिस ने क्या बरामद किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लाल और उसके साथियों पर कितने वर्ष तक मुकदमा चला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। चलिए मेरे प्यारे अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, उच्च अदालत ने लाल को, बगड़ लठेत को तथा 2 अन्य लड़कों को क्या सजा दी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फांसी। अगला प्रश्न है, ऊंची अदालत ने शेष 10 लड़कों को क्या सजा सुनाई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 10 वर्ष कैद। अगला प्रश्न है, लेखक ने पुलिस सुपरिटेंडेंट को लाल की मां का क्या नाम बताया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानकारी। अगला प्रश्न है, लाल के पिता रामनाथ लेखक के यहाँ कार्य करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमींदार के मुख्य मैनेजर। मेरे प्यारे अभी तक हम लोग देखें टॉपिक 8 और टॉपिक 8 से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग डिस्कस किए। तो चलिए मेरे प्यारे देखते हैं टॉपिक 9। टॉपिक 9 का नाम क्या है? टॉपिक 9 का नाम है भारत वर्ष की उन्नति कैसे होती है। जी मेरे प्यारे, लिखा हुआ है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है। टॉपिक 9 का नाम है भारत वर्ष की उन्नति कैसे होती है और इसका राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चलिए देखते हैं कि इससे भी किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख रहे हैं पहला प्रश्न है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, किस विद्या की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण। अगला प्रश्न देख रहे हैं मेरे प्यारे 2019 लिखा हुआ है और पूछ रहे आपसे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना किससे की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेलगाड़ी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक भाषण कहाँ पर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया के ददरी मेले में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कारण से कहा कि हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिना इंजन के ना चल सकने के कारण। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जितनी देर हमारी देश का कोचवान हुक्का पिएगा या गप्पा करेगा उतना ही देर में विलायती कोचवान क्या करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अखबार पढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। का चुप सधी रहा बलवान में किसके चुप रहने का उल्लेख है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हनुमान। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में हिंदुस्तानियों को किस पर भरोसा मत करने का संदेश किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने भारत की उन्नति के लिए क्या अनिवार्य माना? इसका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में रॉबर्ट बहादुर साहब की समता किस मुगल बादशाह से की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार राजा महाराजाओं को किससे फुर्सत नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में मर्दू मंसूमारी शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, जनगणना। जी मेरे प्यारे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनगणना। और देख रहे हैं मेरे प्यारे, लिखा हुआ है वेदिकी हिंसा ना भवती नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देख रहे हैं मेरे प्यारे कि 2019 में पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे, आज हम लोग डिस्कस किए गद्य खंड। मेरे प्यारे, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, आज हम लोग डिस्कस किए गद्य खंड टॉपिक 1 से लेकर 9 तक। टॉपिक 1 से लेकर 9 तक जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आज हम लोग डिस्कस किए मेरे प्यारे। तो मेरे दोस्त, अभी तक जो कैंडिडेट को लगता था कि सर आपने तो सभी टॉपिक पढ़ा चुके हैं लगभग, लेकिन अभी तक हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो मेरे प्यारे उन लोगों के लिए मैं खास करके इन्वाइट करता हूं कि वो टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 9 तक एक ही वीडियो में देखें। तो मेरे डियर स्टूडेंट, तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे अंतराल के सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए थे और गद्य खंड के सभी टॉपिक को डिस्कस किए थे। इसके बाद हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में मेरे डियर स्टूडेंट कि व्याकरण से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस किए थे, तो उनमें से हम लोगों को एक पार्ट छूट गया था जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग काव्य खंड के नाम से जानते हैं। जी मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे काव्य खंड के जितना भी टॉपिक है, जितना भी चैप्टर है, हम लोग सभी चैप्टर आज एक ही वीडियो में सभी को देखेंगे। जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आज हम लोग सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड है और जो भी कैंडिडेट हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड है और वह काव्य खंड के वीडियो को नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ करके वो देखें। मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखा है कि 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन। जी मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ आप लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मुझे अच्छी तरह से पता है, तो आप बिलीव करके पढ़िए मेरे डियर स्टूडेंट। और वादा करता हूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पे आपको ना मिले जो आपसे ना बने, पर शर्त है मेरे दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे। तो जो कैंडिडेट अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे दोस्त अपने भाई बहन या अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि मेरे दोस्त सभी भाई बहन घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं।
मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है काव्य खंड। आज हम लोग काव्य खंड के सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले 2021 हो या 22 हो में किस प्रकार से पूछे जाएंगे, हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। जी मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, आपको पढ़ने के बाद मालूम चलेगा कि सर हाँ आप सही लिखे थे ऊपर में कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, पर बिलीव करके आप पढ़िए सही। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जितना भी टॉपिक होगा टॉपिक 1 से लेकर 10 तक आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, कबीर ग्रंथ वाली पुस्तक की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित किस कृति से लिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कबीर वाणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीर के पहले पद में किसके धर्मचरण पर प्रहार किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदू और मुसलमान। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, दूसरे पद में कबीर ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विरहिणी स्त्री के रूप में। अगला क्वेश्चन की देखते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कबीर के दूसरे पद के केंद्र में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घर की महत्ता और दंपति प्रेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 2019 में पूछे गए हैं। आप जितना भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप मिसाइल क्लास के कोई भी वीडियो उठाकर देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मेरे डियर स्टूडेंट जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन आप लोगों को मिसाइल क्लासेस में बताया गया है। तो आप बिल्कुल घबराए मत कि हम ट्यूशन नहीं किए हैं, हम कोचिंग नहीं किए हैं, तो हम किस प्रकार से एग्जाम दे सकते हैं। तो आप आराम से रात को सोने के टाइम या सुबह उठने से पहले, उठने के समय, उठने के बाद आप आराम से देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको 3 से 4 महीना लग जाता है। आपको यहाँ सिर्फ 1 घंटे में सभी टॉपिक को क्लियर किया गया है और भी बहुत अच्छी ढंग से बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बालम आवो हमारे गेर रे में कबीर के अनुसार बालम का क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामानंद। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कबीर का जन्म कब मनाया जाता है? यहाँ गलत दिया हुआ मेरे डियर स्टूडेंट कि पूछा है कि कबीर का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1398। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, बालम आवो हमारे गिरे यह पंक्ति किस कवि का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग डिस्कस किए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कबीर। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर को वाणी का डिक्टर किसने कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी मेरे डियर स्टूडेंट्स। का राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायणी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कबीर। जी मेरे डियर स्टूडेंट, रामायणी कबीर की रचना है। तो हम लोग अभी देखें टॉपिक 1। जी मेरे डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग देखें काव्य खंड के चैप्टर 1। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 2। और अगर चैप्टर 2 का राइट नाम पूछे तो याद रखिएगा मेरे डियर स्टूडेंट सूरदास। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट चैप्टर का नाम है, चैप्टर 2 का नाम है सूरदास। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुरली। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, ये 2019 में पूछे गए हैं और ये भी देखिए 2019 में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जितना इस मिसाइल क्लास में बताया जा रहा है उतना पढ़िए, हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। नंदलाल हरि नाना भांति नाचावती में कौन सा अलंकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप के कवियों में निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिदास। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सूरदास के दूसरे पद में गोपियों किसके प्रति अपना रोष व्यक्त करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण की मुरली के प्रति। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीदामा। जी मेरे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीदामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कृष्ण की मुरली उनसे क्या कार्य कराती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है सूरदास ने अपने काव्य में किस रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं गिरिधर नार नावावती में नार शब्द का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी। जी मेरे स्टूडेंट नारी और गर्दन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सूरदास के दूसरे पद में अधर सज्जा और कर पल्लव में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। अगला प्रश्न देखते हैं सूरदास के पहले पद में कृष्ण की किस लीला का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल लीला। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। साहित्य लहरी, सुरसागर और सुरसागर वाली तीनों है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सूरदास का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। एग्जाम में जन्म से रिलेटेड कोई भी राइटर का एक जन्म से रिलेटेड या कोई भी लेखक का एक जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में एक न दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए ये कहना मुश्किल है। इसीलिए जितना भी राइटर है उनका जन्म तिथि और कहाँ जन्म हुए थे उन दोनों तिथि को आप याद रखेंगे। तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी। चलिए हम लोग देखें अभी तक क्वेश्चन टॉपिक 2। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक 3। जी मेरे स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक 3 काव्यखंड के टॉपिक 3 का नाम है देव। जी मेरे स्टूडेंट काव्यखंड के टॉपिक 3 का नाम है देव। तो चलिए हम लोग देव से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है महाकवि देव का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इटावा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है देव कवि को सर्वाधिक संतुष्टि किस श्राद्धदाता के यहाँ प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भोगीलाल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कवि देव ने दरबार कविता में किस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पतनशील समावती व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है कवि देव ने अपनी किस कविता में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सपना। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है देव की कविता हंसी की चोट। जी मेरे स्टूडेंट यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हंसी की चोट की कविता के लेखक कौन है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि देव। अपना प्रश्न पूछ रहा है कि देव की कविता हंसी की चोट के अनुसार गोपियों के शरीर में पंच तत्वों में से कौन सा तत्व शेष रह गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आकाश तत्व। क्वेश्चन नंबर 6 है महाकवि देव हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कवि देव की कविता हंसी की खोज के किस रस का अच्छा उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हंसी की चोट कविता में हरि जू हरि में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है कवि देव रीतिकाल की किस धारा के कवि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
रीतिबद्ध। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, देव कवि ने दरबारी कविता में किसे गूंगा, बहरा और अंधा कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्त सभा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट की 2019 में पूछा गया है। हो सके कि 2020 में भी पूछे जा सकते हैं या 21 में भी पूछे सकते हैं या आने वाले एग्जाम 22 में 23 में भी पूछे जा सकते हैं। तो जितना बताया जा रहा है वो उतना आप बिलीव करके पढ़िए। क्वेश्चन है, झरी झरी झीनी बूंद है परमति मानो में झरी झरी कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विक्ति प्रकाश। तो अभी तक हम लोग देखें टॉपिक 3। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक 4 कि टॉपिक 4 में काव्यखंड में कौन सा टॉपिक है। तो टॉपिक 4 का नाम देखते हैं सबसे पहले कि टॉपिक 4 का नाम है पद्माकार। जी मेरे डियर स्टूडेंट, टॉपिक 4 का नाम है पद्माकार। अब पद्माकार से रिलेटेड हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है पद्माकर का। तो पहला प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट कि रीतिकालीन कवि पद्माकर का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी, 1753। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने प्रदान की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर नरेश। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, पद्माकर किस भाषा के कवि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख रही है 2019 में भी पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्याम रंग में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सलेश। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, पद्माकर के तीसरे कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि पद्माकर को भोरे की गुंजार किसके समान प्रतीत होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंग मल्हार। अगला प्रश्न है, दूसरे कविता में किस अलंकार की प्रधानता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी मेरे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, पद्माकर के दूसरे कविता में किस त्योहारों का प्रभावशाली चित्रकन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होली। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, पद्माकर के पहले कविता में किस शब्द की अधिकाधिक आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, पद्माकर के पहले कविताओं में किस ऋतु का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसंत ऋतु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, किसके द्वारा ध्वनि विचित्र खड़ा करने में पद्माकर अद्वितीय थे? जी मेरे डियर स्टूडेंट, आपसे प्रश्न कहता है किसके द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में पद्माकर अद्वितीय थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग देखें टॉपिक 4 तक जिसका नाम था पद्माकर। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक 5। जी मेरे डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे टॉपिक 5। तो टॉपिक 5 का नाम है महादेवी वर्मा। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे डियर स्टूडेंट, महादेवी वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा से रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न दिया है, सुमित्रा नंदपंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1907। अगला प्रश्न है, संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है? देखिए 2019 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बगुलों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्ता सलिल समीर सदा से में किस अलंकार की छठा विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, संध्या के बाद कविता की आरंभिक पंक्तियों में संध्या को किसके रूप में विचित्र किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न है, संध्या के बाद कविता के अनुसार बत्ती जलाकर कहाँ के सब व्यापारी बैठे हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महानगरों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य की किस धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंत को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, बोतले वाले लाला ने जब आधा पाव आटे में भी डंडे मारी तो डाल पर कौन सी चीख उठा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घुंघू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रजा सुखी को देश देश की वणिक का यह स्वप्न कब टूट गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब बेचारी बुढ़िया आध पाव आटा लेने आई। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की कविता संध्या के बाद उनके किस संकलन से उद्घृत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और 11 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2021 में देखने को मिलेगा मेरे डियर स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। तो चलिए हम लोग देखें अभी तक चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस किए, जिसका नाम था महादेवी वर्मा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7। जी मेरे डियर स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 और डिस्कस किए या हम लोग सुमित्रानंद पंत के बारे में डिस्कस किए। तो हम लोग देखें कि कितना सारा क्वेश्चन एग्जाम में ये से पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आप लोगों को मिला था। तो मेरे डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 6 का पहला प्रश्न मेरे डियर स्टूडेंट आप तो देख चुके थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 6 का क्या नाम था। तो चैप्टर 6 का नाम था मेरे डियर स्टूडेंट कि महादेवी वर्मा। जी मेरे डियर स्टूडेंट, चैप्टर 6 का नाम था महादेवी वर्मा और चैप्टर 5 का नाम था सुमित्रानंद पंत। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 में किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चैप्टर 6 के पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी हिंदी काव्य की किस धारा की विख्यात काव्यवित्री है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा के दूसरे गीत अब आंखें के आंसू उजले में प्रकृति के किस स्वरूप की चर्चा की गई है? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, भारत सरकार द्वारा महादेवी वर्मा को किस सम्मान से विभूषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब आंखें को आंसू उजले गीत में महादेवी वर्मा ने क्या प्रश्न किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या संदेश निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में सफेद है, महादेवी वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की किस काव्यकृति को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, 8 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि जाग तुझको दूर जाना शीर्षक गीत किस आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता आंदोलन। अगला क्वेश्चन है तुझे अंगार स्याह पर मृदुल कलियां बिछना में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विरोधाभासा। अगला प्रश्न है, माया मोह के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने कहा कि जाग तुझको दूर जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग देखें चैप्टर 6 के बारे में। तो चलिए आप लोग हम देखते हैं कि चैप्टर 7 हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 7 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 7 का नाम है नरेंद्र शर्मा। जी मेरे स्टूडेंट, चैप्टर 7 का नाम है नरेंद्र शर्मा। तो चलिए देखते हैं नरेंद्र शर्मा से किस प्रकार से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नरेंद्र शर्मा का पहला प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा ने अपने अंतिम समय तक किससे जुड़े रहे?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्मों के गीत संवाद लेखन से। क्वेश्चन नंबर 2 है, नरेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन देखते हुए, नींद उचट जाती कविता में व्यक्त अंधेरा किस स्तर का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम रेडिएशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, +1। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, नरेंद्र शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1923। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, नरेंद्र शर्मा किस चेतना से प्रभावित थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवादी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, नरेंद्र शर्मा ने अपनी कविता नींद उचट जाती है में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबी रातें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है, समाज के स्तर पर क्या ना होने का अंधेरा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुस्सपनों से भयावह किसे माना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाहर के अंधकार को। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 8 डिस्कस करने पहले मैं बता देना चाहता हूं कि चैप्टर 8 का नाम है नागार्जुन। जी मेरे डियर स्टूडेंट, चैप्टर 8 का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन से रिलेटेड किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाएंगे, हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, नागार्जुन का पहला प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट, लिखा है कि नागार्जुन अपनी मृत्यु भाषा मैथिली में किस नाम से रचना करते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागार्जुन के मैथिली कविता संग्रह पत्रहीन नगण्य गाछ पर उन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार। मेरे डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए नहीं बता क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बादल को घिरते देखा है कविता में बादल के साथ साथ किस यथार्थ चित्र किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, इन सभी का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने किन्नारियों की मृदु मनोरम अंगुलियों को किस पर फिरते देखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशी पर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं मेरे डियर स्टूडेंट, हो सके कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्रण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1911। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कविता की पंक्ति छोटे छोटे मोती जैसे में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनरुक्ति, प्रकाश और उमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने बादल के किस रूप का विचित्रण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोमल और कठोर दोनों का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नागार्जुन ने अपनी कविता बादल को घिरते देखा है मैं किस महान कवि का नाम लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो चलिए हम लोग देखें अभी तक 8 टॉपिक, अब हम लोग देखेंगे 9 टॉपिक। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, 9 टॉपिक का नाम है श्रीकांत। जी मेरे डियर स्टूडेंट, 9 टॉपिक का नाम है श्रीकांत वर्मा। तो चलिए देखते हैं 9 टॉपिक में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे, श्रीकांत वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? हर एक टॉपिक में, जी मेरे डियर स्टूडेंट, काव्य खंड के हर एक टॉपिक में आपको राइटर का जन्म याद कर लेना कंपलसरी है मेरे डियर स्टूडेंट, जरूर याद कर लेंगे। और जन्म के साथ साथ यह भी याद रखें कि वह कहाँ पैदा हुए थे, किस जिले में।
तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, पहला प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1931। अगला क्वेश्चन है, श्रीकांत वर्मा ने अपने साहित्यिक जीवन किस रूप में आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीकांत वर्मा की कविता हस्तक्षेप में मगध शब्द किसकी प्रतीक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासक वर्ग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य क्यों मरता है? यह प्रश्न करते हुए कौन हस्तक्षेप करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुर्दा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि श्रीकांत वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर के मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सरकार ने श्रीकांत वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिन आरंभ। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें किसकी जागरूक होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेप की। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग 9 टॉपिक को डिस्कस किए और एक टॉपिक बचा हुआ है 10, जिसका नाम है मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग देखते हैं कि 10 टॉपिक में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक 10 का नाम है धूमिल। जी मेरे डियर स्टूडेंट, चैप्टर 10 का नाम है धूमिल, जो काव्य खंड से रिलेटेड है। चलिए मेरे प्यारे, चैप्टर 10 से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग सही प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह धूमिल द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देख रहे हैं, लिखा है, धूमिल को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर में वापसी कविता के अनुसार मेरे घर में कितनी जोड़ी आंखें हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, घर में वापसी कविता के अनुसार किसकी आंखें लोह साई की ठंडी सलाखें हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर में वापसी कविता में कवि ने किसकी आंखों को बस के 2 पंचर पहिए कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, ये इसका राइट आंसर होगा माँ की। मेरे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि घर में वापसी कविता के राइटर कौन है? जी मेरे डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि घर में वापसी कविता के राइटर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूमिल। यह भी आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, धूमिल उपनाम से विख्यात कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुदामा पांडे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धूमिल का जन्म किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, धूमिल किस काव्य धारा के कवि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई कविता। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, घर में वापसी कविता के अनुसार पत्नी की आंखें ना होकर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ। मेरे प्यारे, 1 से लेकर टॉपिक 10 तक आज हम लोग डिस्कस किए, जो काव्य खंड से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों के सामने आज हम डिस्कस किए। याद रखिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट कि जितना आपको बताया गया है उतना आप बिलीव करके पढ़िए। इससे बाहर कोई भी एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। पर शर्त मेरे प्यारे कि जिस टाइम आप वीडियो को देखें बिल्कुल स्किप ना करें। मेरे प्यारे, आप देखने के बाद आपको मालूम चलेगा, एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा कि सर हाँ आप जो लिखे थे कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। इसका मतलब ये पता चलता है कि आने वाले एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे। आपको किस प्रकार से
पढ़ना है वो आप जाने और आपके काम जाने। तो मेरे डियर स्टूडेंट, अभी तक जो कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाया हुआ कोई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। है अंतराल। जी मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, अंतराल बुक से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है आज हम लोग सभी टॉपिक को कवर करेंगे। मेरे प्यारे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अंतराल बुक को पढ़ते नहीं हैं और एग्ज़ाम देने चल जाते हैं। मेरे प्यारे, मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि अंतराल बुक से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, अभी तक जो कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ करके वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट अपने भाई बहन हो या फ्रेंड हो सभी को शेयर करें। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे आज हिंदी इलेक्टिव जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट से रिलेटेड है, हिंदी इलेक्टिव के अंतराल भाग को देखेंगे। मेरे प्यारे, अंतराल भाग को देखने के बाद हम लोगों को ग्रामर पार्ट में या व्याकरण पार्ट में जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे, जो अभी तक गद्य खंड के प्रश्न को नहीं देखा है तो बिल्कुल वह डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप मिसाल क्लासेस के चैनल को देख सकते हैं। और सभी प्रकार के 11 क्लास से रिलेटेड इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स 11 क्लास के सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से मिसाल क्लासेस के चैनल पर आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। जी मेरे डियर स्टूडेंट, लिखा हुआ है यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। मैं वादा किया था मेरे डियर स्टूडेंट कि आप जितना भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं या कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा अगर आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ना देखिए। मेरे डियर स्टूडेंट, बस मेरा एक वादा था उतना दिन से कि आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे, जब भी क्वेश्चन वीडियो देखेंगे या क्वेश्चन पढ़िएगा तो बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट हो सके एग्जाम में क्वेश्चन को अलट पलट कर दे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं हर एक क्वेश्चन पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल स्किप ना करके ना पढ़ें। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, हम लोग बिना देर किए प्रश्न की ओर चलते हैं और आज हम लोग देखेंगे अंतराल। जी मेरे डियर स्टूडेंट, अंतराल का जितना भी टॉपिक है मेरे डियर स्टूडेंट उन सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक का नाम दिया हुआ है मेरे डियर स्टूडेंट कि अंडे के छिलके। जी मेरे डियर स्टूडेंट, पहला टॉपिक का नाम है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके। जी मेरे डियर स्टूडेंट, पहला टॉपिक का नाम है अंडे के छिलके। तो चलिए, अंडे के छिलके का पहला प्रश्न मेरे डियर स्टूडेंट दिया हुआ है और इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट, कोई भी प्रश्न आप इग्नोर ना करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडे के छिलके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है मेरे डियर स्टूडेंट। पहला प्रश्न है अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है। आपसे पूछ रहे हैं कि एक अंडे के छिलके के राइटर कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा मेरे डियर स्टूडेंट मोहन राकेश। अगला प्रश्न है अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकीय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी पारिवारिक। जी मेरे डियर स्टूडेंट, अंडे के छिलके के किस प्रकार का एकांकीय है, तो पारिवारिक। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए मेरे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, ये हम नहीं कह रहे हैं, बुक खुद कह रहे हैं कि हम 2016-19 में आ चुका है। तो जितना भी क्वेश्चन हो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल इग्नोर ना करें। हाँ, हो सके कोई भी क्वेश्चन की जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का लायक नहीं है तो मैं उसको जरूर बता दूंगा। तो जितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वह बिल्कुल आप आराम से पढ़ें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परंपरावादी स्त्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंडे के छिलके एकांकी में कितने पात्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 पात्र। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है अंडे के छिलके एकांकी में नारी पत्रों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए मेरे प्यारे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मांगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 अंडे। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 अंडे। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है बीना और गोपाल के मध्य क्या संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पति पत्नी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है श्याम अंडे किसमें रख कर लाता है।
जी मेरे डियर स्टूडेंट, प्रश्न कहता है कि श्याम अंडे को किसमें रख कर लाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बरसाती की जेबों में। अगला प्रश्न है बीना और राधा के मध्य क्या संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवरानी जेठानी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है बीना कहाँ तक पढ़ी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीए तक। जी मेरे डियर स्टूडेंट, बीना बीए तक पढ़े हैं। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न देख रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट, लिखा है राधा कौन सी पुस्तक पढ़ती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रकांता। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है राधा के पति का क्या नाम था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माधव। चलिए मेरे प्यारे अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है वीना और राधा की सास का क्या नाम था। जी मेरे डियर स्टूडेंट, वीना और राधा की सास का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमुना। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बी, जमुना। अगला प्रश्न है राधा ने छिपकर किसको सिगरेट पीते देखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल को। गोपाल को ही राधा ने छिपकर सिगरेट पीते हुए देखा था। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं और आप देखें तो अंडे के छिलके का आज लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न कह रहा है श्याम और राधे के मध्य क्या संबंध है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवर भाभी। तो अभी तक मेरे डियर स्टूडेंट हम लोग देखे अंडे के छिलके। जी मेरे डियर स्टूडेंट, जो चैप्टर 1 से रिलेटेड थे, अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, डिस्कस करने से पहले, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर 2 का नाम है हुसैन की कहानी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, अपनी जुबानी। तो चलिए देखते हैं टॉपिक 2 का पहला प्रश्न क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। टॉपिक 2 जो अंतराल के भाग से रिलेटेड है। तो चलिए टॉपिक 2 डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है हुसैन की कहानी अपनी जवानी के लेखक कौन है। मेरे डियर स्टूडेंट, मैं एक बार खास करके बता देना चाहता हूँ कि जितना भी टॉपिक हो, सब्जेक्ट हो, या हिंदी हो या इंग्लिश हो, और आपसे अगर राइटर के बारे में प्रश्न पूछे तो मेरे डियर स्टूडेंट खास करके वो राइटर के बारे में क्वेश्चन जितना भी हो सके याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में 2 राइटर से प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलता है एग्जाम में। तो हुसैन की कहानी का लेखक हो जाएगा मेरा डियर स्टूडेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म भूषण। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल में मकबूल की दोस्ती कितने लड़कों से होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मकबूल के ड्राइविंग मास्टर का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अतहर। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है हुसैन की कहानी अपनी जुबानी आत्मकथा का पहला उपशीर्षक बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल है, तो दूसरा उपशीर्षक क्या है। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर बी, रानीपुर बाजार। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कोल्हापुर के संताराम की किस फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल के मन में ऑयलिंग पेंटिंग बनाने का ख्याल आया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहगढ़। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हुसैन की कहानी अपनी जुबानी किस विद्या की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है मकबूल फिदा हुसैन को पद्म श्री से किस वर्ष अलंकृत किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1966।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, दादाजी के देहावसान के पश्चात मकबूल के अब्बा ने कहाँ के बोर्डिंग स्कूल में उसे दाखिल कराने का विचार किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा। चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल में किस खेल में मकबूल ने अपने पहला इनाम पाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाई जंप। हाई जंप ने बड़ौदा में बोर्डिंग स्कूल में किस खेल में मकबूल ने पहला इनाम पाया? तो उसे राइट आंसर हम लोग कहेंगे हाई जंप। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, मदरसे के जलसे पर किसने मकबूल को इल्म मतलब ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण अभियान के साथ याद कराया? जी मेरे स्टूडेंट, प्रश्न कहता है, मदरसे के जलसे पर किसने मकबूल को इल्म या ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण अभिनय के साथ याद कराया? तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर डी, मौलवी अकबर। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौलवी अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं और हुसैन की कहानी अपनी जुबानी के लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं प्रश्न क्या पूछता है, रानीपुर के जनरल स्टोर, कपड़े की दुकान आदि में मकबूल बैठे लेकिन उनका सारा ध्यान किस पर आ रहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइविंग और पेंटिंग पर। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस किए और हम लोग देखते हैं अंतराल के भाग। जी मेरे डियर स्टूडेंट, हिंदी में 2 पुस्तक होते हैं, एक होते हैं अंतराल भाग और एक होते हैं जिसमें गद्य खंड और काव्य खंड होते हैं, और एक होते हैं मेरे प्यारे ग्रामर। तो हम लोग अभी तक गद्य खंड को डिस्कस किए और काव्य खंड को डिस्कस किए। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं अंतराल, उसके बाद हम लोग ग्रामर पार्ट या व्याकरण पार्ट को देखेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक 3 को देखते हैं। तो टॉपिक 3 का नाम है मेरे प्यारे आवारा मसीहा। जी मेरे डियर स्टूडेंट, आवारा मसीहा, इसके बारे में हम लोग चलते देखिए कि कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि आवारा मसीहा का पहला प्रश्न क्या है। आवारा मसीहा का पहला प्रश्न दिया है, आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवनी। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, आवारा मसीहा जीवन में कितने पर्व हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मेरे डियर स्टूडेंट। आवारा मसीहा जीवन में कितने पर्व है? 3। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवन के प्रथम पर्व का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, दिशाहारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न है, शतरंज का संबंध किस भाषा के साहित्य से है? देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, ये 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगला। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरद चंद्र। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, शरद चंद्र के छोटे मामा का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, शरद के भागलपुर को कैसी जगह कहा था? शरद ने भागलपुर को कैसी जगह कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी, कितनी प्यारी जगह। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, शरद के नाना का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, शरद के पिता का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल। अगला प्रश्न देखते हैं, शरद चंद्र की माता का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुनमोहिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न है, शरद के नाना उस स्कूल के कौन थे जिसमें उसे भर्ती किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्री। अगला प्रश्न है, शरद के छोटे नाना का क्या नाम था? इसका
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आघरनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है शरत के छोटे नाना के उस पुत्र का क्या नाम था जो शरत का सहपाठी था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मनिंद्र। चलिए मेरे प्यारे अगला प्रश्न की चलते हैं और अगला प्रश्न है शरत और उसके मामा को पढ़ाने के लिए किस शिक्षक को नियुक्त किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्षय पंडित। अगला प्रश्न है देवनंदमपुर बंगाल का कैसा गांव है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए असाधारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न है शरत के गांव में किसने नया स्कूल खोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिद्धेश्वर महाचार्य ने। अगर लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे अंतराल के सभी टॉपिक के लास्ट प्रश्न आज हम लोग देख रहे हैं और लास्ट प्रश्न है 18 और 18 प्रश्न कहता है कि मौलवी कहानी काशीनाथ लिखने के बाद काकबासा और कोरेल ग्राम नामक दो कहानी लिखने का विचार शरत के मस्तिष्क में कब भरा। जी मेरे स्टूडेंट प्रश्न कहता है मौलवी कहानी काशीनाथ लिखने के बाद काकबासा और कोरेल ग्राम नामक दो कहानियाँ लिखने का विचार शरत के मस्तिष्क में कब उभरा। जी मेरे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1893 1893। तो मेरे प्यारे अभी तक हम लोग देखें अंतराल। जी मेरे प्यारे आप फिर से एक बार देख लें। आज हम लोग डिस्कस किए अंतराल से रिलेटेड जितना भी टॉपिक थे हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ चुके हैं मेरे डियर स्टूडेंट। तो इसमें लिखा हुआ है कि 100% क्वेश्चन सिलेक्टेड होगा। जी मेरे प्यारे अंतराल टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे जितना बताया गया है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस आप बिलीव कीजिए और बिलीव करके पढ़िए। तो मेरे डियर स्टूडेंट हम लोग फिर ऐच्छिक पाठ के गद्य खंड में मिलते हैं या काव्य खंड में मिलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग ग्रामर के पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें व्याकरण से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट जितना आपको मिसाइल क्लासेस में बताया जा रहा है आप बिलीव कीजिए, बिलीव करके पढ़िए। वादा करता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट कि 40 क्वेश्चन में आपको 35 से 37 क्वेश्चन आपको राइट हो जाएगा। पर आप बिलीव कीजिए और बिलीव करके पढ़िए, आप बिना स्किप किए पढ़िएगा। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वेलकम टू मिसाइल क्लासेस में सभी डियर स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे डियर स्टूडेंट हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे हिंदी इलेक्टिव के अंतराल भाग के सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी इलेक्टिव के जो ग्रामर पार्ट से या कार्यालय हिंदी या रचनात्मक लेखन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट 40 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ कार्यालय हिंदी एवं रचनात्मक लेखन जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रामर पार्ट से या व्याकरण पार्ट से पूछे जाते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको जितना आज बताया जा रहा है कार्यालय हिंदी से या रचनात्मक हिंदी से आप उतना बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और इतना क्वेश्चन पढ़ाने के बाद अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि जी सर ये क्वेश्चन आप नहीं बताए हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे डियर स्टूडेंट अपने फ्रेंड हो या भाई बहन हो सबको इतना सारा सेंड करें मेरे डियर स्टूडेंट ताकि वो घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है कि 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन। जी मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ सही लिखा हुआ है यार। यहाँ भी लिखा हुआ है मेरे डियर स्टूडेंट कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। जी मेरे दोस्त यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। आपको जितना मिसाइल क्लासेस के चैनल पर 11 क्लास के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड के सभी सब्जेक्ट को जैसे जैसे बताया जा रहा है मेरे डियर स्टूडेंट आप उसी तरह पढ़ें। वादा करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पे नहीं छूटेगा, पर शर्त है मेरे डियर स्टूडेंट कि आप ईमानदारी के साथ पढ़ें और वीडियो देखते समय स्किप ना करें।
तो चलिए आज हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जी मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर एग्जाम पे ग्रामर पार्ट से या रचनात्मक पार्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो याद रखिएगा मेरे डियर स्टूडेंट, इन्हीं 150 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आएंगे या 10 क्वेश्चन आएंगे या 8 क्वेश्चन आएंगे। जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ग्रामर पार्ट से, बस इसी 150 क्वेश्चन में से ही आपको देखने को मिलेगा, वादा करता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन के किस शब्द का प्रयोग किया गया है। मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 2019। जी मेरे दोस्त, यहाँ 2019 में पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महोदय। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितना भी क्वेश्चन आज बताया जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, 150 में से 150 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अलग अलग क्वेश्चन को छाट कर लाया हूँ जो एग्जाम पे बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन है पीटीआई क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाचार एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्यालय क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूचना देना और शिक्षित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रियता रहता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा। अगला प्रश्न है सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पत्रकार। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, जितना क्वेश्चन है इसमें 2019 में पूछे गए हैं, हो सके कि 2021 में भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है समाचार के इंट्रो या मुखड़ा का क्या आशय है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समाचार का आरंभिक अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी 2019 में पूछे गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आमतौर पर कार्यालय पत्र को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए औपचारिक पत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तत्कालीन तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संपादन कायम करना क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संचार, जनसंचार। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पत्रचार। 11 क्वेश्चन है निम्न में से पत्रचार का कौन सा प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है कामकाजी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आवेदन पत्र को अन्य किन नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आधिकारिक पत्र। अगला क्वेश्चन है मंत्री प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है सरकारी अधिकारियों के माध्यम सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्ध शासकीय पत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है शासकीय पत्र में निम्न में से क्या अनावश्यक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत शैली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है पत्र लेखन क्या क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अपने सगे संबंधियों मित्रों रिश्तेदारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक पत्र। अगला प्रश्न है औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पत्र भेजने वाला का पता। अगला क्वेश्चन है माता के नाम पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है
शिकायती पत्र पर पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत शामिल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक पत्र। अगला क्वेश्चन है, अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिरंजीवी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, जब कोई कार्यालय पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालय, विभागों, अधिकारी अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, परिपत्र या गस्ती पत्र। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्यालय प्रारूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवेदन पत्र। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, और अगला प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, उसको आप छोड़ सकते हैं। 27 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आंसर बता देना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धशासकीय पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आंसर बता देना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यानाकर्षण। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, सरकारी पत्र में परिस्थिति का पद व पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषय। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, डेमी ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतरण है। जी मेरे स्टूडेंट, डेमी ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतरण है ऑप्शन नंबर डी। जी मेरे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धशासकीय पत्र। अगला प्रश्न है, किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञापन। अगला प्रश्न है, अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देशन के स्थान पर होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनट किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट। मिनट कहते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी। आप ही बताएं मेरे स्टूडेंट कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महोदय। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारणा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उतंत मार्तंड नामक समाचार पत्र को संपादित, प्रकाशित और मुद्रित करने का सम्मान किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य दीपक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा जाना जाता है या कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, अमर उजाला समाचार पत्र है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। इसका सही आंसर होगा अस्थायित्व। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। दिन में कहीं भी किसी समय कोई छोटी मोटी घटना या परिवर्तित शब्दों में वर्णन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार। अगला प्रश्न है, संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी मेरे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटि को चिन्हित करने का कार्य किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रूफ रीडर का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की रीति नीति दर्पण होता है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी मेरे स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हरिमोहन का।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है समाचार पत्र में साक्षात्कार छपने की प्रणाली कब शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1859। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी ऑप्शन नंबर सी गुडे एवं हॉट। जी मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुडे एवं हॉट। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है समाचार पत्र की आय का प्रयोग या प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी मेरे स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट, तो इस सबको आप छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 54 को देखते हैं। निम्न में से कौन संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुद्रण का जन्म कहाँ पर 1867 में हुआ 68 में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन में। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है पत्रचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी मेरे स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रार्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट, तो इसका आंसर मैं बता देना चाहता हूँ सिर्फ कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्यालय हिंदी। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रचार को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी मेरे स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोरियर सर्विस ने। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है टिप्पणी और आलेखन किस पत्र के भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्यालय पत्र। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है सरकारी कार्यालय में प्रचलित पत्र व्यवहार की विधि के अनुसार पत्रों का प्रारूप तैयार किया जाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं अनुस्मारक। अगला प्रश्न है कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्यालय आदेश। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है पत्र कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी ए। दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 67 संपादक व्यवहारिक प्रधानाचार्य पदाधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औपचारिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी मेरे स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कार्यालय पत्र का डैश का ही एक रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी औपचारिक। अगला प्रश्न है प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेषक। अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान आकर्षण पत्र का एक अन्य नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुस्मारक। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट, तो ये सब आप छोड़ सकते हैं, इसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 75 बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। जी मेरे स्टूडेंट ड्राफ्ट। अगला प्रश्न है किस प्रारूप में पत्र की समाप्ति पर आदर्श सहित या सादर जैसे शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्धशासकीय पत्र। अगला प्रश्न है सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संबोधन से पूर्व। अगला प्रश्न है सरकारी पत्रों में स्वनिर्देशन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न है
79 कहता है व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धशासकीय पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन कहता है अर्धशासकीय पत्र में प्रसिद्धि की संबोधन शैली होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिय निर्मल जी। अगला प्रश्न है नोटिफिकेशन का हिंदी रूप है। जी मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हिंदी नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिसूचना। अगला प्रश्न है कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिप्पणी लिखना। अगला प्रश्न है कॉन्टिजेंट नोटिंग का हिंदी रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशासकीय टिप्पणी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी विचारधारा पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाले अभिव्यक्ति को टिप्पणी कहते हैं। तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, टिप्पणी। जी मेरे डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिप्पणी। नोटिस का हिंदी रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना। अगला प्रश्न है पत्रकारिता को मैं रंगभूमि में भी अधिक बड़ी चीज़ समझता हूँ, यह कथन किसने कहा था? जी मेरे स्टूडेंट, प्रश्न है कि पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी अधिक बड़ी चीज़ समझता हूँ, यह कथन किसने कहा था? इसका कथन कहा था मेरे डियर स्टूडेंट की ऑप्शन नंबर सी, जेम्स मैकडॉनल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट 89-100% इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। यह क्वेश्चन 2021 में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 90 संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई। चर का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, चलना। अगला प्रश्न है पत्रकारिता का मूल्य तत्व क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्ट का अर्थ है घटना की ठीक ठीक सूचना देना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 93 संपादकीय किसके द्वारा लिखी जाता है? जी मेरे डियर स्टूडेंट, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपादक द्वारा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहां से प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है 95 संपादक को उसके विधि कार्यालय में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त संपादन का। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है 96 समाचार पत्र में किसी भी समाचार के पहले पैराग्राफ को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीड। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द समाचार पत्र की पृष्ठीय सज्जा से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98 हिंदी समाचार पत्र में साक्षरकार विधि का शुभारंभ कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 99 कि 99 क्वेश्चन कहता है साक्षात्कार का व्यवहार या व्यापक रूप क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 कहता है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे कहते हैं
जनसंचार। जी मेरे स्टूडेंट, तब उसे कहते हैं जनसंचार। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 प्रश्न कहता है नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी मेरे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जनसंचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में किसका हाथ होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक का। देखिए मेरे डिस्टेंट, क्वेश्चन 106 देखिए 2019 में पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे डिस्टेंट, आप मिसाइल क्लासेस के बताया हुआ सभी टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक, सभी सब्जेक्ट को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़े। वादा करता हूं कि इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, पर बिलीव करके आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखन के किस गुण को परखा जा सकता है? देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, ये भी 2019 में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान और अनुभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग हो सकता है? यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिका। अगला प्रश्न है विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे? यह भी क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट 2019 में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचारात्मक शैली। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषय प्रधान। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट रचनात्मकता सर्वप्रथम किसकी अभिव्यक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा की। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक या रचनात्मकता यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथापि इसे किसे पोषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त, दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 रचनात्मक लेखक की प्रमुख विद्या क्या है? जी मेरे स्टूडेंट, रचनात्मक लेखन की प्रमुख विद्या क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है किस विद्या सिद्धांत के अनुसार रचना प्रक्रिया एवं रहस्यमय प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवी प्रेरणा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है किस सिद्धांत के अनुसार साहित्य सजग मानस व्यापार की उपज है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 116 कहता है रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीक। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किसी किया गया लेखन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष लेखन। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग डैश होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजक। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है विज्ञान आतंकवाद आदि निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विचारात्मक। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है 121 अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि से संबंधित निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यात्मक। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है सीमित शब्दों में अपनी बात सामने रख देने का कौशल किसी रचनात्मक का सबसे बड़ा प्रमाण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी मेरे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता की। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। रचनात्मक लेखन में 19वीं शताब्दी में प्रतीकवादी आंदोलन के प्रणेता को कौन से फ्रांसीसी कवि थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है रचनात्मक लेखन की महत्वपूर्ण श्रृंखला के रूप में नाटक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रवण विद्या। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है उपन्यास रचना का पहला और अनिवार्य तत्व है? इसका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे एक ऑप्शन नंबर सी, कथन
या कथन वस्तु, कथन या कथन वस्तु। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 127 प्रश्न है। जितना बताया जा रहा है मेरे डियर स्टूडेंट उतना आप लोग थोड़ा विश्वास करके पढ़िए। वादा करता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो जितना बताया जा रहा है उससे बाहर आएगा, पर आपको थोड़ा सा बिलीव करके पढ़ना होगा। वादा किया था मेरे डियर स्टूडेंट कि जितना भी क्वेश्चन आपको मिसाइल क्लासेस में 11 क्लास के आर्ट्स से रिलेटेड सभी टॉपिक को या सभी सब्जेक्ट को जिस प्रकार बताया जा रहा है उतना आपको कोई भी कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट या ट्यूशन नहीं बता सकता है। वादा करता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट, आप बिलीव करके पढ़ तो देखिए कि सच में क्या मिसाइल क्लासेस दूसरे जगह से क्या बेटर बता रहे हैं। बिलीव करके थोड़ा पढ़ के देखना है मेरे डियर स्टूडेंट। अगर इतना क्वेश्चन बताने के बाद अगर कोई भी एक क्वेश्चन छूट जाए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हाँ एग्जाम दिए पर ये क्वेश्चन छूट गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना होगा मेरे डियर स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन छूट जाएगा। मैंने इतना ही क्वेश्चन डाल चुका हूँ मेरे डियर स्टूडेंट, इतना ही क्वेश्चन बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जो छूट जाए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं 2018 से 2019, 2020 और 2000 आने वाला 21 हो सके तो मेरा 3 साल के बाद 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में देखते हैं 127 है। गद्य आदि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, किसका कथन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है उपन्यास रचना के तत्व है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विख्यात प्रगतिवादी विचारक क्रिस्टोफर कॉडवेल ने कविता की विशेषताओं के अंतर्गत किसे प्रथम स्थान दिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉय को। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है रचनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी मेरे डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिक एवं क्रॉक का। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं रचनात्मक लेखन के लिए क्या अभिचित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं अभिव्यक्ति की सबसे रचनात्मक विद्या किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञापन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है किसके अनुसार भावपूर्णता की काव्य रचना का उत्सव है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे रचनात्मक लेखन का प्रमुख उपकरण क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं रचनात्मक लेखन में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आलेख एक विद्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गद्य लेखन की। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 कहता है निबंध डैश साहित्य की एक विद्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गद्य। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 139 कहता है स्थान कोमा व्यक्ति विशेष कोमा ऋतु विशेष आदि से संबंधित निबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णनात्मक निबंध। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है निबंध लेखन में किस शीर्षक के अंतर्गत निबंध का सार प्रस्तुत किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे रचनात्मक लेखन का महत्वपूर्ण घटक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अनुभव से प्राप्त संवेदना, बुद्धि या विचार एवं कल्पना, लक्ष्य या उद्देश्य, ये सभी। और आज का लास्ट प्रश्न है और ग्रामर भी बोल सकते हैं या मेरे डियर स्टूडेंट आप बोल सकते हैं कार्यालय हिंदी एवं रचनात्मक लेखन से रिलेटेड का आज लास्ट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न कहता है पत्रकारिता में रचनात्मकता का तत्व होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है या इसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्कालिक साहित्य। मेरे डियर स्टूडेंट आपको जितना बताया गया है मेरे डियर स्टूडेंट उतना आप ध्यानपूर्वक पढ़े। वादा करता हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो छूट जाए। तो मेरे डियर स्टूडेंट जब भी आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन पर मैं थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देकर बताया हूँ। हो सके मेरे डियर स्टूडेंट कि एग्जाम में क्वेश्चन पलट दे और आप थोड़ा सा भी पलट देने के बाद आप क्वेश्चन ना सके, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा भी वीडियो देखें लेकिन स्किप बिल्कुल ना करें।
तो मेरे डियर स्टूडेंट चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई भी मिलते हैं। तो जो अभी कैंडिडेट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ करके वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे डियर स्टूडेंट शेयर करें। तो हम लोग अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे हैं इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है मेरे डियर स्टूडेंट कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। जी मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, आप वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ सर आप सही में बताए हैं कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। तो मेरे डियर स्टूडेंट चलिए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे काव्य खंड, क्योंकि हम लोग गद्य खंड के सभी टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे काव्य खंड और हम लोग ग्रामर पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। अब अंतराल भाग को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या मिसाइल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ देख सकते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट आप सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी आपके नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर जा सके। तो मेरे डियर स्टूडेंट चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।